हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे स्टैटिक डाटा मेंबर। स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होता है? स्टैटिक डाटा मेंबर सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक ही मेमोरी लोकेशन बनाता है और उसका उपयोग सभी ऑब्जेक्ट करते हैं। स्टैटिक डाटा मेंबर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है। अगर हम किसी क्लास के अंदर कोई स्टैटिक डाटा मेंबर लिखते हैं तो उसे क्लास के बाहर डिफाइन भी करना पड़ता है। हम चाहें तो उसे इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहेगा। इसका मतलब हुआ स्टैटिक डाटा मेंबर सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक ही मेमोरी लोकेशन बनता है। जैसे कि कोई स्टैटिक डाटा मेंबर है, ये स्टैटिक हो गया, इंट ए, और ये भी स्टैटिक हो गया, तो इनके लिए रैम में केवल एक ही मेमोरी लोकेशन बनेगा। मान लेते हैं ये लोकेशन है, तो इसका उपयोग ये करेगा एक बार, उसके बाद दोबारा, उसके बाद ये करेगा। अगर हमने यहाँ पे 5 दे दिया, यहाँ पर हमने 6 दे दिया, तो हम जब इसका उपयोग करेंगे तो यहाँ पे हम अगर प्रिंट कराएंगे ए की वैल्यू को, ए और बी की वैल्यू को, तो यहाँ पे 6 प्रिंट होगा इस तरह से। यानी चाहे जितने भी डाटा मेंबर हैं, सबके लिए केवल एक ही मेमोरी क्रिएट की जाती है। स्टैटिक डाटा मेंबर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है। जैसे कि हमने कोई स्टैटिक डाटा मेंबर बनाया, स्टैटिक इंट ए, हमने इसे कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया, अगर तो इसे प्रिंट कराएंगे तो सिर्फ इसका वैल्यू 0 आएगा। अगर हम किसी क्लास के अंदर कोई स्टैटिक डाटा मेंबर लिखते हैं तो उसे क्लास के बाहर डिफाइंड भी करना पड़ता है। हम चाहें तो उसमें इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रहेगा। यहाँ सिंटैक्स देखते हैं, इसे हम दिखाते हैं सिंटैक्स में। जैसे कि हमने क्लास बना लिया, क्लास नेम लिख दिया, उसके बाद स्टैटिक कीवर्ड लिखा, उसके बाद डाटा टाइप लिखा, उसके बाद डाटा मेंबर लिखा। यानी जैसे हमने स्टैटिक कीवर्ड लिख दिया यहाँ पे स्टैटिक, उसके बाद डाटा टाइप मान ले इंट ले लेते हैं, इंट, उसके बाद डाटा मेंबर ए, ये हमारा स्टैटिक डाटा मेंबर बन गया। और जैसे हमें इसे बाहर क्लास के बाहर डिफाइन या इनिशियलाइज करने का पड़ेगा, इसमें वैल्यू देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें, यहाँ देखिए इसका सिंटैक्स है डाटा टाइप यानी इंट है, तो यहाँ पर हम इंट देंगे। उसके बाद क्लास नेम हमारा जो भी रहेगा, यहाँ पे सीरियल नेम, तो कोलन लगाएंगे, डबल कोलन, उसके बाद डाटा मेंबर जैसे ए है तो यहाँ पे ए दे देंगे, इक्वल टू यहाँ पे 5 देना है तो 5 दे देंगे। इस तरह से इसमें हम वैल्यू दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लास्ट में, अगर हम किसी क्लास के अंदर कोई स्टैटिक डाटा मेंबर लिखते हैं तो उसे क्लास के बाहर डिफाइन भी करना पड़ता है। हम चाहें तो उसमें वैल्यू भी दे सकते हैं, यानी कि इसका मतलब यही हुआ, ये इतना, ये सिंटैक्स है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में अच्छे से आएगा।
सबसे पहले हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट स्टैटिक, यानी कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट देखेंगे किस तरह से 0 होता है। डिफ़ॉल्ट स्टैटिक डाटा मेंबर, हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे, CLA क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम एग्जाम्पल देंगे। और यहाँ पे हम स्टैटिक डाटा मेंबर बनाएंगे। स्टैटिक डाटा मेंबर बनाने के लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड का उपयोग करना पड़ता है, STATIC स्टैटिक। उसके बाद हमें डाटा टाइप लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंट, उसके बाद डाटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद डाटा मेंबर लिखेंगे। डाटा मेंबर वहाँ लिखते हैं ए नाम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम स्टैटिक डाटा मेंबर, यहाँ पर हम पब्लिक लिखेंगे, PUBLIC पब्लिक। उसके बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, वाइड लिखेंगे, रिटर्न टाइप वाइड। उसके बाद फंक्शन का नाम FUNCTION फंक्शन 1। उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न टाइप वाइड देंगे, कुछ भी नहीं रिटर्न कर। यहाँ पे आर्गुमेंट देंगे, आर्गुमेंट भी OID, यानी कि हम कुछ भी इसमें आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, वाइड। उसके बाद हम इसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि सी आउट, हम यहाँ पे इस वैल्यू को यानी ए को यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ़ॉल्ट स्टैटिक डाटा मेंबर, और उसके बाद हम ए को प्रिंट करा देंगे, यानी कि जब ये फंक्शन चलेगा, फंक्शन 1 चलेगा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हम नीचे मेन फंक्शन बनाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा है। बाहर डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करने के लिए मेरे को डेटा टाइप, उसके बाद क्लास नेम, उसके बाद फिर डाटा मेंबर, उसके बाद इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हैं, अगर चाहेंगे तो दे सकते हैं, वरना नहीं देंगे। डाटा टाइप और क्लास नेम, यहाँ हम डाटा टाइप देखेंगे इंट, इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे इंट लिखेंगे। उसके बाद हम क्लास नेम लिखेंगे example1। डाटा मेंबर लिखेंगे, बस पहले हम इसे का डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे int main, उसके बाद हम यहाँ पे क्लास नेम लिखेंगे example1। उसके बाद यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे exa1 कामा exa2 कामा exa3। उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन 1 को कॉल करेंगे, यहाँ पे हम exa1 डॉट फंक्शन 1
exa to dot function 1 exa 3 dot function function 1। हम से फंक्शन 1 को कॉल करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया, क्लास कीवर्ड लिखा, हमने क्लास बनाया, उसको क्लास कीवर्ड लिखा, उसका क्लास नेम लिखा। यहाँ पे स्टैटिक डाटा मेंबर के लिए बनाया, उस पर हमने एक फंक्शन बनाया वाइड, जो कि कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। मेंबर फंक्शन है ये, फंक्शन 1 नाम और इसमें हमने एक की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा दिया। और हमें जो भी स्टैटिक डाटा मेंबर बनाते हैं उससे बाहर इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है। और हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी स्टैटिक डाटा मेंबर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 कैसे होता है। यहाँ पे हम एक की वैल्यू यहाँ प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे इसे जो कॉल करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसे कॉल करेंगे 0 आएगा, इससे कॉल करेंगे 0 आएगा, यानी एक की वैल्यू हमेशा 0 आएगी डिफ़ॉल्ट डाटा मेंबर। आइए रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ, जहाँ पे सी आउट TNDN सी आउट TNDN और रन करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे पहले ये फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ पर यहाँ से एक की वैल्यू 0 प्रिंट कर दिया। उसका फंक्शन 1 ex2 यानी दूसरे ऑब्जेक्ट वाला फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ पे 0 0, यानी कि हमें पता चलेगा कि डिफ़ॉल्ट स्टैटिक डाटा मेंबर का वैल्यू 0 होता है, यानी हम उसमें वैल्यू नहीं इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पे ये 0 रहेगा। यहाँ पे देखते हैं किस तरह से वैल्यू इनिशियलाइज की जा सकती है। तो यहाँ पे हम अगर इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करना है तो यहाँ पे हम देंगे स्टैटिक डाटा मेंबर वैल्यू इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे तो ए इक्वल टू, यहाँ पे हम जैसे देते हैं 5 या 4 देते हैं। अब रन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 4 4 4 प्रिंट होगा। आइए रन करते हैं। ये देखिए 4 4 4। यहाँ पर हम जैसे 10 दे देते हैं, तो यहाँ पर हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। और इसके बाद हम देखेंगे किस तरह से सभी डाटा मेंबर के लिए एक ही मेमोरी क्रिएट होती है। यहाँ पर हमने इनिशियलाइज कर रखा है। उसके बाद देखें किस तरह से सभी स्टैटिक डाटा मेंबर के लिए एक ही वैल्यू क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से हम इनपुट लेंगे, फंक्शन इन बनाएंगे फंक्शन, और यहाँ फंक्शन बनाएंगे, वाइड देंगे रिटर्न टाइप। उसके बाद यूनियन फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी नहीं देंगे आर्गुमेंट। तो यहाँ पे वाइड
वाइड हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे सी आउट इंटर दे वैल्यू। हम कोई वैल्यू यूजर से एंटर कराएंगे इसमें। उसके बाद हम इसे ए में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम सेम कॉपी करें, सेम हमने इस फंक्शन के द्वारा हमको कोई भी वैल्यू यूजर से ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे void वाइड, उसके बाद फंक्शन आउट functin फंक्शन out, यहाँ पे वाइड देंगे। आर्गुमेंट कुछ भी नहीं देंगे यहाँ पे, तो इसलिए वाइड लिखना पड़ेगा। वाइड का मतलब कुछ भी नहीं होता है, यानी खाली। यहाँ पे सी आउट डबल इन्वर्टेड कामा, और यहाँ पे हम स्टैटिक डाटा नंबर इक्वल टू, यहाँ पे हम एक ही वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। यानी कि इस फंक्शन के द्वारा हम किसी वैल्यू को इंटर कराएंगे यूजर से, और इस फंक्शन के द्वारा हम इंटर की गई वैल्यू को आउटपुट दिखाएंगे, यानी डिस्प्ले पे प्रिंट करेंगे। आइए यहाँ देखते हैं किस तरह से कॉल करेंगे। यहाँ पर हमने क्लास नेम लिखा है, उसके बाद यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। उसके बाद यहाँ से हम पहले exa1 डॉट फंक्शन इन कॉल कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम यानी कि इसे 3 बार कॉल कराएंगे। exa2 डॉट फंक्शन इन exa3 डॉट फंक्शन इन हम इसे प्रिंट कराएंगे। हमें इनपुट ले लिया, 3 इनपुट लिया है, उसके बाद तीनों इनपुट को आउटपुट को यानी डिस्प्ले में दिखाएंगे। हम कॉल करते हैं exa1 डॉट फंक्शन आउट exa1 2 डॉट फंक्शन आउट exa3 डॉट फंक्शन आउट। आइए इसे रन कराते हैं। यहाँ पे रहा एंटर दी वैल्यू। मान लेते हमने 9 इंटर किया, 1 इंटर करेंगे। यहाँ पर हमने 7 एंटर किया, 6 एंटर किया, उसका फिर से एंटर,
फिर यहाँ पे तीसरा वाली 4 देते हैं, इंटर। ये देखिए स्टैटिक 4 4 4। इसका मतलब हुआ कि जब पहली बार इंटर किया गया यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हैं, तीनों के लिए अलग अलग मेमोरी बनना चाहिए, लेकिन तीनों के लिए एक ही मेमोरी बनी है। जैसे कि यहाँ पे हमने 9 इंटर किया है, 6 4 इंटर किया, लेकिन लास्ट में जो प्रिंट हुआ इसके लिए पहले मेमोरी क्रिएट हुई। जब इसे इंटर किया गया तो ये हट के 6 इसमें स्टोर हो गया। जब ये इंटर किया गया तो यहाँ पे 4 हो गया। उसके बाद जब हमने आउटपुट में दिखाया इन तीनों की वैल्यू को प्रिंट किया, तो यहाँ पे जिसके लिए मेमोरी में स्टोर था, यानी 4 मेमोरी में स्टोर था, तो तीनों की जगह 4 4 4 डिस्प्ले हो गया। अगर इसे हम चाहें तो यहाँ पे जैसे है, तो यहाँ पे पहले इसको स्टोर कराते हैं, उसके बाद प्रिंट करा देते हैं, फिर इसको स्टोर कराते हैं, फिर प्रिंट कर देते हैं, इसको स्टोर कराएंगे, प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे मेमोरी क्रिएट हुई है, तो यहाँ पे एक बार हम कोई वैल्यू देंगे। मान लेते हैं हमने यहाँ पे 5 दिया, तो यहाँ पे 5 स्टोर हो गया। उसके बाद हमने इसे आउटपुट दिखा दिया 5। उसके बाद हमने यहाँ पे दोबारा वैल्यू दिया 6, फिर हमने आउटपुट करा दिया 6। उसके बाद हमने दोबारा इसमें 4 दे दिया, फिर 4 आउटपुट करा लिया। उसके बाद हमने 9 दे दिया, फिर हमने 9 प्रिंट करा लिया। इस तरह से देखते हैं, देखिए इस तरह से जैसे यहाँ पे है, तो हमने पहले इनपुट लिया, फिर उसके बाद हम इसे आउटपुट करा देंगे। उसके बाद हमने फिर यहाँ पे इनपुट लिया है, तो यहाँ पे इसे आउटपुट करा देंगे। आइए रन करते हैं। देखिए सबसे पहले ये वाला चला, उसके बाद तो यहाँ पे जब ये फंक्शन 1 चला तो इनपुट यानी कि हमने फंक्शन यानी कि यहाँ पे इनपुट इंटर करना होगा। हमने 9 इंटर कर दिया। हमने जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे फंक्शन आउट चलेगा और ये 9 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अब ये वाला चलेगा फंक्शन है, और यहाँ पे वैल्यू इंटर करने के लिए बोला है, इंटर द वैल्यू। हमने यहाँ 5 इंटर किया, इंटर जैसे ही करेंगे 5 ये आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे हमने 6 दिया, यानी कि एक बार हमने वैल्यू स्टोर कराया, उसके बाद आउटपुट दिखा दिया, फिर वैल्यू स्टोर कराया, फिर आउटपुट करा दिया, फिर स्टोर कराया, फिर आउटपुट करा दिया। लेकिन एक साथ सभी वैल्यू को नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि इसमें एक ही मेमोरी लोकेशन बनेगा, एक बनेगा, उसके बाद हम बारी बारी से उपयोग करेंगे, एक साथ नहीं उपयोग कर सकते। ओके, थैंक यू।